हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, देहाती दुनिया उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1927, बी है 1929, सी है 1926 और डी है 1930। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1926 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है किसका, देहाती दुनिया उपन्यास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमलेश्वर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ हुआ था। ठीक है, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है क्या, इटावा में हुआ था, या फिर कानपुर में, या फिर प्रतापगढ़ में, या फिर मैनपुरी में। क्या होगा इनका राइट आंसर कि कमलेश्वर का जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका क्या बताना है, इनकी प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैनपुरी। कमलेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त संस्मरण किस लेखिका द्वारा रचित है। मेरे हमदम मेरे दोस्त, ये एक संस्मरण विधा है और ये कौन से लेखक ने लिखा है। क्या जैनेन्द्र कुमार ने लिखा, या कमलेश्वर ने, या दिनकर ने, या फिर शिवपूजन सहाय ने लिखा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमलेश्वर। ठीक है, ये किसका संस्मरण है, तो ये कमलेश्वर का संस्मरण है। कौन सा, मेरे हमदम मेरे दोस्त। ठीक है, ये एक संस्मरण विधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधु कंकरिया द्वारा रचित उपन्यास सलाम आखिरी का प्रकाशन वर्ष क्या है। सलाम आखिरी का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 2004, बी है 2007, सी है 2002 और डी है 2007। ठीक है, तो ये 2007 सात थोड़ा टाइपिंग की वजह से हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2002 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था किसका, मधु कंकरिया का। ठीक है, मधु कंकरिया क्या है, उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा, पाने लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ये काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। क्या शिवपूजन शिव मंगल सिंह सुमन की हैं, या फिर मुक्ति बोध की हैं, या फिर नागार्जुन की हैं, या फिर त्रिलोचन की हैं। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये काव्य पंक्तियां जो कविता की लाइनें हैं ये किसकी हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय की ये क्या है, पंक्तियां हैं। शिवपूजन सहाय के कविता की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालजयी खंड काव्य के रचनाकार कौन है। कालजयी खंड काव्य है और इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है भवानी प्रसाद मिश्र, बी है त्रिलोचन और सी है शमशेर बहादुर सिंह और डी है रंगे राघव। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की ये खंड काव्य रचना है। ठीक है, कालजयी। कालजयी किसका है, तो भवानी प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्या, अनिल तथा डॉक्टर दीदी किस निबंध के प्रमुख पात्र हैं। दिव्या, अनिल तथा डॉक्टर दीदी किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, ये बताना है। ठीक है,
तो दिव्या, अनिल तथा डॉक्टर दीदी किस निबंध के प्रमुख पात्र हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि हिमालय की, ऑप्शन नंबर ए है हिमालय की बेटियां, रक्त और हमारा शरीर, खान पान की बदलती तस्वीर, प्रिया नीलकंठी। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर क्या है? ये दिव्या, अनिल तथा डॉक्टर दीदी निबंध के पात्र हैं। ठीक है, इनके पात्र हैं, ये निबंध है रक्त और हमारा शरीर। ठीक है, ये इसके क्या हैं? पात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1929 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जैनेन्द्र की जो प्रथम कहानी है खेल, वो किस पत्रिका में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी? क्या विशाल भारत में हुई थी, या इंदु में हुई थी, या सरस्वती में हुई थी, या फिर मतवाला में हुई थी? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या विशाल भारत। ठीक है, जो जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल थी वो 1929 ईस्वी में क्या हुई थी? अगर पूछेगा कि इसका सन, कि जैनेन्द्र की खेल कहानी किस सन में प्रकाशित हुई, तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगर पूछता है कि किस पत्रिका में प्रकाशित कराई गई, तो विशाल भारत में प्रकाशित कराई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यभामा नुरुशरम किसकी काव्य कृति है? सत्यभामा नुरुशरम किसकी काव्य क्या है? काव्य कृति है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मीराबाई की है, बी है रसकान की, और सी है रहीम दास की, और डी है नरोत्तम दास की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मीराबाई। ठीक है, ये मीराबाई की क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है, काव्य कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालराम तथा पुस्तक के अनुसार असंगत विकल्प क्या करना है? छांटना है। ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प ऐसा है जो क्या है? असंगत है, मतलब कि वो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर ए है कि एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। ऑप्शन नंबर बी है कि एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है, दूसरे की पत्नी को भाई ने छीन लिया। और ऑप्शन नंबर सी है कि राम सुग्रीव दोनों जेठ भाई हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि दोनों के पिता नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, ये हमें क्या करना है? बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ राम और सुग्रीव दोनों जेठ भाई नहीं है, मतलब कि राम तो जेठ है लेकिन सुग्रीव नहीं है, क्योंकि सुग्रीव का भाई कौन था? बाली था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। उपयुक्त कविता के रचनाकार कौन है? उपयुक्त कविता के रचयिता कौन है, ये हमें क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि क्या अज्ञेय है, बी है जैनेन्द्र, और सी है बच्चन, और डी है केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल हैं इसके क्या? रचनाकार। ठीक है, इन पंक्तियों के, इन कविता के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद द्वारा हिंदी भाषा में लिखित प्रथम कहानी कौन है? सी है। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा में प्रथम कहानी कौन सी है? ये क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर है
अकली ओझा, कफन, दो सखियां या फिर सौत। इनकी प्रथम कहानी बताना है। ठीक है, तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन है? तो प्रथम और अंतिम बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो प्रथम कहानी कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौत। सौत जो है ये प्रेमचंद की क्या है? प्रथम कहानी है। ठीक है, प्रथम कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचनाकार कौन है? साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचनाकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि साहिर लुधियानी है, लुधियानवी है, बी है लता मंगेशकर हैं, और सी है मोहम्मद रफ़ी हैं, और डी है गुलाम अली हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या? साहिर लुधियानवी हैं इसके साथी हाथ बढ़ाना के रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? क्या 14 नवंबर 1889 को हुआ, या 14 नवंबर 1890 को हुआ, या 16 नवंबर 1879 को हुआ, या फिर 14 नवंबर 1879 को हुआ? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म जो है ये इन्होंने अपना जन्म दिवस किसके ऊपर समर्पित किया था? तो बच्चों के ऊपर, है ना। तो इसलिए इनका जन्मदिन 14 नवंबर 1989 ईस्वी को क्या हुआ था। ठीक है, किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स अभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन यूजीसी में और टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सांस सांस में बांस निबंध पाठ में किस राज्य की बात नहीं की गई है? निबंध के किस राज्य की बात नहीं की गई है? क्या अरुणाचल प्रदेश की नहीं की गई, या फिर नागालैंड की, या फिर त्रिपुरा की, या फिर उत्तर प्रदेश की? इस निबंध में किस की बात नहीं की, कि कौन से राज्य की बात नहीं हुई है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर इस निबंध में किसकी बात नहीं की गई है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू कृत भारत की खोज में तीसरा अध्याय है। नेहरू कृत जो नेहरू जी ने जो रचना की थी भारत की खोज, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत की खोज, है ना, और इसमें पूछ रहा है कि तीसरा अध्याय क्या है। इस पुस्तक में तीसरा अध्याय क्या है? क्या अहमदनगर का किला है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, या फिर तलाश है, या फिर तनाव है? कौन सा अध्याय है तीसरा, ये इनका नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास की झलकियां किसकी रचना है? विश्व इतिहास की झलकियां किसकी रचना है? ठीक है, विश्व इतिहास की झलकियां किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है कि नेहरू की, बी है गांधी की, सी है रामधारी सिंह दिनकर, और डी है राहुल संकृत्यायन की। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विश्व इतिहास की झलकियां नेहरू जी की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? ये गलती से क्वेश्चन टाइप हो गया है। ठीक है ना, तो टाइप हो गया है तो आंसर भी बता देती हूँ, समुद्रगुप्त को। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह आखिर में हिंदी में आया, किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है रघुवीर सहाय, बी है नामवर सिंह और सी है शमशेर बहादुर सिंह, डी है अज्ञे। ये किसकी रचना है कि किस तरह आखिर में किस तरह हिंदी में आया, ठीक है, ये किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। किसकी रचना है, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवती चरण वर्मा की रचना नहीं है। भगवती चरण वर्मा की रचना नहीं है, क्या रेखा नहीं है, या फिर धूपल नहीं है, या फिर युवराज चूड़ा नहीं, या फिर ये सभी नहीं है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी ही रचनाएं इनकी नहीं है, किसकी, भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं था, क्या प्रभाकर माचुए, या फिर नेमीचंद जैन, या फिर भारत भूषण अग्रवाल, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर नहीं बताना है, ठीक है। और ये अगर पूछता है कि ये तार सप्तक कब से, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो कब हुआ था 1943 में, ठीक है, 1943 में पहला हुआ था, ठीक है। और 4 तार सप्तक हुए थे, ये मैं डिटेल में पढ़ाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ये किसी भी तार सप्तक से जुड़े नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागजी है परहान कागजी है पैराहान की विधा क्या है। कागजी है पैराहान की विधा क्या है, क्या ये कहानी है, या निबंध है, या आत्मकथा है, या फिर उपन्यास है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या है, ये आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है, क्या कुंभन दास की, या नरोत्तम दास की, या परमानंद दास की, या फिर कृष्ण दास की। क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, किस कवि की गणना किसमें नहीं की जाती है, अष्टछाप में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नरोत्तम दास की। नरोत्तम दास की जो गणना है वो अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है। अष्टछाप के कवियों में 8 कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत तार में किस अलंकार की प्रमुखता है। भ्रम गीत तार में किस अलंकार की प्रमुखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अनुयुक्ति अलंकार, बी है शब्दालंकार, और सी है रहस्य मूलक अलंकार, और डी है रूप क्रांति संयुक्ति अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सादृश्य मूलक अलंकार है इसमें, किसमें, भरमगीत सार में, ठीक है, भरमगीत सार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास जी ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम किसे कंठस्थ कराई, मतलब कि किससे पढ़ाई थी, किसने, व्यास ने। कंठस्थ माने होता है पढ़ना, ठीक है। तो वहां पर किससे इन्होंने सबसे पहले महाभारत की जो कथा थी वो किससे बोलने के लिए बोले थे, कौन, व्यास जी ने। क्या शैपायन से बोले थे, या सुखदेव से बोले थे, या फिर महर्षि पराशर से बोले थे, या फिर सूत से बोले थे, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किससे बोले थे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुखदेव से। सुखदेव से इन्होंने सर्वप्रथम महाभारत की कथा क्या कही थी, कहवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ वाराणत नहीं होगा, वाराणसी होगा। वाराणसी जाने पर कुंती के साथ पांडव कौन सी नगरी में भिक्षा मांगकर दिन गुजारे थे। वाराणत जाने पर कुंती के साथ पांडव कौन सी नगरी में भिक्षा मांगकर दिन गुजारे थे, क्या एक चक्रा में, या फिर वाराणत में, या फिर पंचाल में, या फिर इंद्रप्रस्थ में।
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक चक्रा में। कहाँ पर इन्होंने दिन गुजारे थे? एक चक्रा में दिन गुजारे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञातवास के समय सहदेव किस नाम से राजा विराट के यहाँ रहकर गाय बैलों की देखभाल करते थे? गाय बैलों की देखभाल करते थे। क्या ततिपाल के यहाँ, या फिर कंक के यहाँ, या फिर ग्रंथिक के यहाँ, या फिर बल्लभ के यहाँ? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ततिपाल के यहाँ वो रह करके करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था? ये कथन किसका है? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन संस्कृत के हैं। ठीक है, कुछ संस्कृत के हैं जो हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कृष्ण है, या फिर अर्जुन का कथन है, या फिर युधिष्ठिर का है, या फिर भीम का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर का ये कथन है कि यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था? ये कथन किसका था? तो ये युधिष्ठिर का कथन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी किस समस्या पर आधारित है? ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो है ये एक रचना है, ये किस समस्या पर आधारित है? ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी किस में है? रीढ़ की हड्डी 10th क्लास की बुक में है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी 10th क्लास की बुक में ये रचना है। ठीक है, तो ये किस पर आधारित है? राजनीतिक समस्या पर, या आर्थिक समस्या पर, या सामाजिक समस्या पर, या फिर इनमें से किसी भी समस्या पर नहीं आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक सामाजिक समस्या पर आधारित है रीढ़ की हड्डी। इसमें कई पात्र रहते हैं, माता पिता और उनके एक लड़की रहती है, तो वो एम.कॉम कर लेती है, और वहीं लड़का जो शादी के लिए आता है वो क्या करता है, उसको अनपढ़ लड़की चाहिए रहती है, और वो नाच गाने वाली लड़की चाहिए रहती है, और वहीं वो लड़की को देखता है, और जब भी वो चश्मे को लगाए हुए देखता है तभी उसे शक हो जाती है कि नहीं, लड़की पढ़ी लिखी है, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। ठीक है, वो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करता है, तभी प्रेमा क्या करती है? प्रेमा इसकी पात्र है रीढ़ की हड्डी की। ठीक है, प्रेमा क्या करती है? साफ साफ मना कर देती है शादी से। ठीक है, शादी से इनकार कर देती है साफ साफ। वो कहती है कि मैं कोई गाय भैंस नहीं हूँ जो मेरा ऐसा मोल कर रहे हो, मैं भी एक क्या हूँ, शिक्षित लड़की हूँ, लेकिन उनको शिक्षित लड़की नहीं चाहिए थी, लड़के वालों को। ठीक है, यही इसकी कहानी थी रीढ़ की हड्डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों के समाजवादी हैं और संस्कारों में व्यक्तिवादी, जैसे वो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, या फिर नरेश मेहता, या फिर मुक्तिबोध अज्ञे, या फिर त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर रंगे राघव और धर्मवीर भारती? ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता हैं, जो कि विचारों के क्या हैं? समाजवादी हैं, और संस्कारों के क्या हैं? व्यक्तिवादी हैं। ठीक है, विचारों के क्या हैं? समाजवादी हैं, और संस्कारों के क्या हैं? व्यक्तिवादी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी आलोचना का इतिहास, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? हिंदी आलोचना का इतिहास किस काल से माना जाता है? क्या भक्ति काल से, या आदि काल से, या फिर वीर गाथा काल से, या फिर आधुनिक काल से माना जाता है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट
आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल से हिंदी आलोचना का इतिहास काल माना जाता है। ठीक, कब से, आधुनिक काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है। ठीक है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है। ठीक है, महाकाव्य है ना, महाकाव्य है ये। कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किस कांड में, इसमें कितने 7 कांड हैं, कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। ठीक है, 7 कांड हैं और ये इसकी भाषा क्या है, तो अवधी है। ठीक है, भाषा अवधी है और यह एक क्या है, महाकाव्य है। यह क्या है, एक महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या अयोध्या कांड में है या सुंदर कांड में है या उत्तर कांड में या फिर बालक कांड में है। क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद किसमें वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर डी, बाल कांड में। ठीक है, किसमें, बाल कांड में वर्णित है। किसका, इन तीनों व्यक्तियों का, क्या महापुरुषों का। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किसके मनोहरी मुस्कान को देखकर उसके मन के में भाव उमड़ते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किसके मनोहरी मुस्कान को देखकर उसके मन में भाव उमड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि छोटे बच्चे की, बी है सुंदर स्त्री की, सी है छोटी बच्ची की, डी है गरीब व्यक्ति की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटे बच्चे की। छोटे बच्चे की मुस्कान को देख करके उसमें मनोहरी मुस्कान क्या करती है, मन में उमड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत शीर्षक रेखा चित्र का मुख्य पात्र बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते हैं, किसके आदर्शों पर ये चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सूरदास के, बी है तुलसीदास के, सी है कबीरदास के और डी है मीराबाई के। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कबीरदास के। कबीरदास के आदर्शों पर ये जो पात्र हैं रेखा चित्र के, कबीरदास के आदर्शों पर ये चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबाबत व्यक्ति चित्र किसके ऊपर लिखा गया है, किसके ऊपर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर या फिर जैसी के ऊपर या कबीर के ऊपर या फिर सूरदास के ऊपर लिखा गया है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर ये लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामा चरण दुबे की कौन सी पुस्तक है, श्यामा चरण दुबे की कौन सी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए है कि मानव और संस्कृति, बी है भारतीय ग्राम, सी है समाज और भविष्य, डी है उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी ही श्यामा चरण दुबे की पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित किस विधा की रचना है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित किस विधा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, क्या ये निबंध है, बी है निबंध है या फिर निबंध संग्रह है या फिर संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा चित्र। यह क्या है, एक रेखा चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है,
किस पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए है प्रभा का, बी है कर्मवीर का, और सी है प्रताप का, और डी है कल्पना का। ठीक है, इन्होंने किसका प्रकाशन नहीं किया है ये बताना है। ठीक है, तो इन्होंने किसका प्रकाशन नहीं किया है? ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कल्पना का। कल्पना का प्रकाशन इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं की विषय वस्तु क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसकी विषय वस्तु क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, बाल श्रम की पीड़ा, राजनीति, जातिवाद या फिर इनमें से सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल श्रम की पीड़ा। बाल श्रम की पीड़ा है इसकी विषय वस्तु। ठीक है, मतलब कि बच्चों को तकलीफ है तभी वो क्या कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप को क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, दो या दो से अधिक क्या संवाद कहते हैं, या प्रलाप कहते हैं, या फिर कविता कहते हैं, या फिर कहानी कहते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवाद। इसे क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। जब हम दो लोगों के बीच में किसी प्रकार की बातें होती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? संवाद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में क्या शामिल नहीं है ये बताना है। क्या कौरवी शामिल नहीं है, या फिर कनौजी, या फिर बघेली, या फिर बुंदेली शामिल नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, एक मिनट, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी उपभाषा वर्ग में शामिल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसमें तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, तो इसमें ये सारी शामिल हैं। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी में ये सारी की सारी शामिल हैं, नहीं पूछ रहा है ना। पश्चिमी हिंदी में उपभाषा वर्ग में कौन सी शामिल नहीं है ना? ना ना नहीं 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 है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पर शामिल कौन सी नहीं है? बघेली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाकी कौरवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, कन्नौजी आती है और बुंदेली भी आती है। ठीक है, लेकिन बघेली नहीं आती। बघेली किसके? तो बघेली पूर्वी। बघेली किसके अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है क्या, बघेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। क्या है खड़ी बोली का एक नाम? क्या मराठी है, या कौरवी है, या गुजराती है, या फिर भोजपुरी है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। क्या हो जाएगा? कौरवी हो जाएगा। खड़ी बोली में एक कौरवी भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा गया? हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा गया? क्या हिंदी संपर्क भाषा है, या हिंदी विदेशी भाषा है, या हिंदी राजभाषा है, या फिर हिंदी जन भाषा है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी हमारी क्या है, एक राज्य भाषा है। ये तो सबको पता होगा, हिंदी हमारी क्या है, राज्य भाषा के रूप में इसे संविधान में दर्जा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? ये जो कुछ लिपियां दी हैं, इनमें से कौन सी लिपि के नाम से नहीं जानी जाती? क्या अरबी, या गुरमुखी, या फिर देवनागरी, या फिर अंग्रेजी? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है ये लिपि के नाम से नहीं जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वे ध्वनियां क्या कहलाती हैं? क्या नासिक ध्वनियां कहलाती हैं, या कल
कालकल ध्वनियाँ स्पर्शी ध्वनियाँ कहलाती है, या फिर घोष ध्वनि कहलाती है, या फिर महाप्राण ध्वनि कहलाती हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा माना जाता है? भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, ये बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी ये सब में आता है। ठीक है, सुपर टेट में भी पूछा जाता है। तो क्या अर्थ को कहते हैं, या मात्रा को, या वर्ण को, या फिर शब्द को कहते हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शब्द को कहते हैं लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द को कहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन? ठीक है, कमेंट में लिखिए। और आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट की क्लासें यहाँ पर मैं 1 तारीख से चालू करूँगी, यूपी टीटी की, सुपर टेट की। ठीक है, यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की क्लासें 1 तारीख से चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो डेली यूपी टेट की एक क्लास और एक टीजीटी पीजीटी की भी क्लास आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जितना ही आप लोग शेयर करेंगे उतना आप लोगों का भी क्या होगा, स्टडी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, ये विद्या ऐसी है कि ये फैलाने से फैलती है। ठीक है, अगर आप एक चीज़ रोज पढ़ते हो, ठीक है, और वही चीज़ आप दूसरे से शेयर करते हो, दूसरे को बताते हो कि हमने ये क्वेश्चन आज पढ़ा, ये क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये क्वेश्चन का आंसर ये होता है, तो उसमें क्या होता है, भाषा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और भाषा के आदान प्रदान को ही विद्या का क्या कहते हैं, ये बढ़ती जाती है। फिर जितना बढ़ती है, जितना हम बोलते हैं उतना ही हम सीख जाते हैं ना। जैसे बोलते ना, इंग्लिश नहीं बोलना आता है तो आप एक दूसरे से बात करो तभी इंग्लिश आएगी, वरना तुम ऐसे रट्टा मारोगे तो कभी भी नहीं सीख सकते हो। ठीक है, वही हाल है इसमें भी, आप जितना शेयर करोगे उतना ही आप लोगों को और ज़्यादा क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।